तो यहाँ पे एक टॉपिक और न्यूज़ में, यमन पोर्ट, यमनी पोर्ट। तो यहाँ पे देखो ये मैपिंग का टॉपिक है, दैट इज़ हौदिया दहा करके है, ये वेस्टर्न यमन रीजन में लोकेटेड है, तो रेड सी रीजन। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये यमन है, और यहाँ पे डायग्राम अगर दिख रहा है आपको कहीं पे, हौदिया ये यहाँ पे, ये अगर रीजन आप देखोगे ना, ये तो ये रेड सी, और ये रेड सी है, और ये है ये वाला रीजन, यहाँ पे अटैक हुआ है अभी, तो इसलिए न्यूज़ में है। ठीक है, तो ये मैपिंग का बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको कह रहा हूँ पूरा यूट्यूब सर्च कर लेना। आई डोंट थिंक कि किसी ने इस चीज़ को कवर किया होगा। जो सेशन पहले हो चुका है उसकी बात कर रहा हूँ, बाद में कोई देख के कर ले अलग बात है, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट कि किसी ने किया होगा स्पेसिफिकली इस टॉपिक को। अब देखो यहाँ पे अटैक हुआ है, तो बट प्रश्न यहाँ पे है कहाँ हुआ है, हमें ये जानना है। अब क्या हुआ है, कैसा हुआ है, वो मतलब एग्ज़ाम के लिए नहीं इंपॉर्टेंट, ऑल दो कुछ और लेवल पे डिस्कशन होगा तो मैं फिर आपसे डिस्कस कर लूँगा। तो ये पोर्ट है, यमनी पोर्ट है, रेड सी में लोकेटेड है। अगर आपसे पूछा जाए कि यही मैच द फॉलोइंग, आज से 2 साल बाद ही पूछ लेंगे कि ये जो हुदाय दाह पोर्ट है, उसको सामने लिख देंगे कि ये रेड सी, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, रेड सी की जगह इंडियन हो कुछ और लिख दें, या मेडिटेरेनियन सी लिख दें, या कोई और हो, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको याद रखना है कि ये पोर्ट बेसिकली रेड सी में है। फ्लडिंग एंड फॉसिल्स की अगर बात किया जाए तो देखो यहाँ पे क्या है कि जैसे सपोज करो कि आप डिजास्टर मैनेजमेंट पे कुछ लिख रहे हो, सो व्हेन यू आर राइटिंग अबाउट द डिजास्टर मैनेजमेंट, इन दैट कंटेक्स्ट व्हाट वी हैव टू मेंशन इज कि जैसे आप ये चीज़ हाईलाइट कर सकते हो, जैसे ब्राज़ील के अंदर बहुत भयंकर बाढ़ आई, बारिश हुई, फिर भयंकर बाढ़ आई, उसकी वजह से जो ज़मीन में मौजूद फॉसिल्स है, जो इंसान मतलब या साइंटिस्ट रीच नहीं कर सकते, वो ऊपर आ गया फॉसिल। जैसे एक डायनासोर का जो फॉसिल्स है वो मिला है। तो एक तो आपको ये याद रखना है कि किस जगह पे ऐसे फ्लडिंग की वजह से काफ़ी फॉसिल्स मिले हैं, तो ब्राज़ील है, ये ध्यान में रखना है। दूसरा आपको ध्यान में रखना मैपिंग के कंटेक्स्ट में, क्योंकि ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज सेंट मारिया। तो सेंट मारिया आपका कहाँ लोकेटेड है, ये एक प्रकार का म्यूनिसपैलिटी है, एक शहर आप मान लो, छोटा शहर है जो कि ब्राज़ील के अंदर लोकेटेड, बस इतना आइडिया होना चाहिए। तो एक तो ये मैपिंग का प्रश्न आ गया, सेंट मारिया, और दूसरा ये है। ठीक है, अगेन दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स। जैसे मैंने कह दिया है कि कल बजट के वीडियो मैंने कवर किया है, उसमें एंजल टैक्स का थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। एंजल टैक्स का उसमें जो मैंने शायद बोला है वो ठीक नहीं है, तो अभी मैं इसको करेक्ट कर दूंगा। तो एंजल टैक्स बाकी पीडीएफ मैं आपसे शेयर कर दूंगा। बजट का बाकी सारी चीज़ें जो रिक्वायर्ड है वो मैंने शेयर कर दी है। फिर अभी अगले साल भी बजट आएगा जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, तो वो हम लोग उसको डिस्कस करेंगे डिटेल में, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि जो 2025 की तैयारी कर 24 की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये बजट इंपॉर्टेंट है, जो मेंस के कंटेक्स्ट में, क्योंकि देखो कई सारी इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव उसमें कवर्ड है, और अगर आप पढ़कर उसको अच्छे से जाते हो तो इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ताइवान स्टेट इज़ नॉट अ पॉलिटिकल शो ग्राउंड, चाइना टेल्स जापान। तो यहाँ पे देखो मतलब, क्योंकि यहाँ पे जो ताइवान स्टेट है, जैसे अगर आप थोड़ा मैप, अगर आपको इफ़ यू आर एबल टू सी दिस, तो ये आपका चाइना, देखो चाइना का जो ईस्टर्न इलाका है, चाइना के ईस्टर्न इलाके में ज़्यादातर डेवलपमेंट यहीं पे प्रेजेंट है, और यहाँ पे ये जापान है। चाइना जापान के बीच में हमेशा लड़ाई की स्थिति बनी रहती है। कमेंट सेक्शन में बताओ कि कौन सा ऐसा रीजन है, ये कौन सा एरिया है जहाँ पे चाइना और जापान के बीच में डिस्प्यूट है। वो आइलैंड का नाम क्या है, एस से नाम स्टार्ट होता है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। यहाँ पे जो है ये ताइवान स्टेट लोकेटेड है। थोड़ा मैप में अगर और दिखा दूँ तो ये ताइवान है, और ये चाइना है, और ये ताइवान स्टेट है, और ये एक मीडियन लाइन है। इस जगह तक चाइना का प्रेजेंस रहता है, इधर ताइवान का प्रेजेंस रहता है। तो ये एक प्रकार से, एक तो देखो ताइवान को चाइना अपना हिस्सा मानता है, और ताइवान में जो है वो अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करके रखा हुआ है कि दे आर डिफरेंट फ्रॉम चाइना, वो एक इंडिपेंडेंट देश है। यूएस जो है एक तरीके से ताइवान को सपोर्ट करता है, जापान ताइवान को सपोर्ट करता है। चाइना को डर इस चीज़ का है कि ताइवान में अगर ये वेस्टर्न कंट्रीज़ का प्रेजेंस हो जाएगा तो ये बहुत ही क्लोज है चाइना के, तो उसके लिए स्ट्रेटजिक डिसएडवांटेज बहुत अधिक होगा। तो ये एक बड़ा फैक्टर बनता है। ऑल दो चाइना धमकाता रहता है कि देखो ये जो लाइन है इसको क्रॉस नहीं करना है, क्योंकि ताइवान हमारा पार्ट है, प्लस आप क्लोज हमारे नहीं आ सकते हो। अब इसी के पास में भी जैसे मिलिट्री एक्सरसाइज जो है यूएस और जापान ने कंडक्ट की थी नियर बाय, तो इससे भी चाइना काफ़ी अधिक आपका नाराज है। दूसरा एक टॉपिक जो बनता है वो ये है, दैट इज ताउंग कलाट। तो ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, कल्चरल कंटेक्स्ट में है। अगर आपसे भी पूछा जाए कि जो वॉर है उससे कल्चर कैसे अफेक्ट होता है, तो आप कुछ एग्जांपल्स हाईलाइट कर सकते हो। उसमें ये ताउंग कलाट भी आप हाईलाइट कर सकते हो। तो ताउंग कलाट क्या है, ये बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री और टेम्पल कॉम्प्लेक्स है। कहाँ लोकेटेड है, माउंट पोपा, कहाँ, मांडले रीजन म्यांमार के अंदर लोकेटेड है। तो यहाँ पे क्या है कि ये इंटरेस्टिंग क्या है कि जो वॉल्केनिक मतलब जो ये वॉल्केनो टाइप है, इसके वहाँ पे प्रेजेंट है, इन द सेंस कि ये एकदम ऊपर साइड इसके प्रेजेंट है। एंड यहाँ पे माना जाता है जो नाट्स हैं, मतलब एक बिलीफ सिस्टम है, ये गॉड लाइक स्पिरिट है। जैसे
ऐसा हम लोग मानते हैं ना, जैसे आप देखोगे हम लोग जैसे गांव में आप देवी देवता और इस टाइप से मानते हैं, इसी तरीके से जो मतलब जो वहाँ पे लोग हैं उनका मानना है कि कई सारे नाट्स प्रेजेंट होते हैं। तो अलग अलग रीजन में उनका मानना है कि यहाँ नाट्स प्रेजेंट है, यहाँ ये वाले नाट्स प्रेजेंट है। तो नाट्स क्या है, गॉड लाइक स्पिरिट है, कि उनका मानना है कि ये जो नाट्स हैं दे बेसिकली प्रोटेक्ट द रीजन, उस पूरे रीजन को प्रोटेक्शन का जो काम है ये नाट्स के द्वारा आपका कंडक्ट किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं पोलावरम प्रोजेक्ट के, देख लो अब ये बजट से रिलेटेड कुछ टर्म्स है, मैं फिर कह देता हूँ कि बजट मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया है, वीडियो सेक्शन में जाना दिख जाएगा आपको, वहाँ से पढ़ लेना। तो पोलावरम प्रोजेक्ट किस रिवर पे, गोदावरी रिवर पे है, कहाँ पे, आंध्र प्रदेश, और इसे नेशनल प्रोजेक्ट स्टेटस दिया गया है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे गोदावरी का ये जो यहाँ पे प्रोजेक्ट है, तो यहाँ ये पोलावरम है, गोदावरी के अंदर है ना, ये कृष्णा है, और यहाँ पे ये लिंक कैनाल है पूरी बनी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे आर्थन कटन बैराज भी यहाँ पे लोकेटेड है, ये बैराज है पानी जिस पे इकट्ठा होता है। तो ये थोड़े से टर्म्स याद रखना है। तो ये आपका एक कैनाल है और यहाँ पे आपका पोलावरम है, तो ये एक लिंक कैनाल भी डेवलप की जा रही कृष्णा और गोदावरी के बीच में, और साथ में ये पोलावरम डैम भी लोकेटेड है। तो ये थोड़े से पॉइंट्स आपको मैपिंग के कंटेक्स्ट में याद रखना। और 1 लाख क्यूसेक लाइकली टू बी रिलीज्ड फ्रॉम केआरएस डैम। अब यहाँ पे हमें इस डैम के बारे में पता होना चाहिए, केआरएस डैम। अब इसका देखो नाम क्या है, कृष्ण राजा सागर डैम, शॉर्ट में केआरएस भी बोलते हैं। एंड ये जो डैम है किस स्टेट में है, कर्नाटका का जो स्टेट है वहाँ पे है। एंड दिस डैम बेसिकली इट इज़ बिलो द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर कावेरी, मतलब रिवर कावेरी और उस ट्रिब्यूटरी हेमावती, और एक है लक्ष्मण तीर्थ, जैसे ये इसकी जो ट्रिब्यूटरी है मांड्या डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो वहाँ पे इनका जो रिवर से रिवर मिलती हैं, वहाँ पे कृष्ण राजा सागर डैम है। अब सपोज करो अगर आपको लिखा हुआ आ जाएगी कृष्ण राजा सागर डैम, ये कौन से रिवर पे, तो आप पहला ऑप्शन मान लो कृष्णा रिवर है, सो आप उसको मार्क कर दोगे, दैट इज इनकरेक्ट। सो व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस डैम इज लोकेटेड बिलो द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर कावेरी विद इट्स ट्रिब्यूटरीज हेमावती एंड, मतलब ये रिवर्स जहाँ मिल रही है वहाँ पे ये डैम लोकेटेड है। फिर रशिया का जो फार ईस्ट रीजन है, फार ईस्ट रीजन में थोड़ा मैप में आपको शो कर देता हूँ, ठीक है। ये रशिया का फार ईस्ट, इसको फार ईस्ट रीजन बोलते हैं। अब इसमें कई प्रयास किए जाते हैं, देखो रशिया का भी रहता है इस रीजन का डेवलपमेंट और विकास होना चाहिए। थोड़ा मैपिंग में देख लेना कि फार ईस्ट रीजन जनरली एक शब्द यूज़ होता है फार ईस्ट, FER, ये शब्द इसके लिए यूज़ होता है, देर इज़ दिस टर्म कॉल्ड एज FER, फार ईस्टर्न रीजन शब्द जो है वो आपका इस्तेमाल इसके अंदर आपका किया जाता है। तो जो फार ईस्ट जो है ये फोकस करता है, मतलब फार ईस्ट रीजन की बात करें तो इसमें कई प्रकार की कोऑपरेशन की बात की जाती है। रशिया भी इस रीजन को डेवलप करना चाहता है और एनर्जी कोऑपरेशन पे फोकस है, ऑयल LNG जो कि रशिया से सप्लाई हो सकता है, और एक चेन्नई व्लादिवोस्टोक मैरीटाइम कॉरिडोर डेवलप करने की बात की जाए तो वहीं से आपका सारा मूवमेंट होगा। जैसे अगर आप देखोगे ना जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, देखो मैपिंग के माध्यम से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये व्लादिवोस्टोक है, ये फार ईस्ट रीजन है, ये यहाँ से लेके और यहाँ तक की पूरी कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करना, ऑयल और जो भी है वो सब यहाँ से आपका आ जाएगा, ये एक कनेक्टिविटी है। फर्दर ये एक कनेक्टिविटी इसकी भी बात की जाती है, अलग अलग है। तो यहाँ पे ये जो है एक कॉरिडोर भी डेवलप करने की बात की, ऑल्दो अभी ऑपरेशनल नहीं है, काफ़ी सारे भी काम होंगे। तो यहाँ पे देखो चाइना के साथ भी एक अच्छा रिश्ता होना पड़ेगा, जापान के साथ, कोरिया के साथ, इसके बाद ये देखो मलक्का स्ट्रेट भी आ गया, फिर ये आसियान देश भी आ गया। तो ये पूरी कनेक्टिविटी डेवलप हो जाएगी। अगर एक बार पूरी कनेक्टिविटी अगर आपकी पूरा प्रॉपर डेवलप हो जाएगी, दैट विल हैव अ ग्रेट एडवांटेज ऑल्सो, क्योंकि देखो हम कहते हैं कि जो 21वीं सदी वो एशियन सेंचुरी है। अब देखो भारत है, अगर चाइना और भारत एक प्रकार से एक थोड़ा सा मेंटेन करें अपना रिश्ते को, थोड़ा बैलेंस बना के चलें चीज़ों को यहाँ पे, तो चीज़ें काफ़ी मतलब इम्प्रूव हो सकती हैं। ऑल दो अभी जैसे टेररिज्म है और ये सब चीज़ें जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, इसमें चाइना से ज़्यादा जो प्रेजेंस है वो US का काफ़ी बड़ा रोल होगा, क्योंकि जो क्लोजनेस भारत अभी रशिया के साथ दिखा रहा है, तो वो एक मैसेज उसको ये भी जा सकता है कि यार ये हो सकता है कि रशिया, चाइना, इंडिया तीनों एक एक्सेस बना लें और फिर जो US का प्रेजेंस है उसको काउंटर किया जाए। तो ऐसे कई डिस्टर्बेंसेस वो क्रिएट करने की कोशिश करेगा जिससे कि भारत पे प्रेशर बनाया जा सके। तो ये एक चैलेंज है। अभी जो सरकार भी है प्रेजेंटली, जो पाकिस्तान के अंदर सरकार है, वो भी पूरा US इंक्लाइंड है। जो इससे पहले वाली इमरान खान वाली सरकार थी वो रशिया चाइना इंक्लाइंड थी। तो ये थोड़े से कुछ पॉइंट्स होते हैं जो इंटरनेशनल चीज़ों को डिसाइड और डिटरमाइन करते हैं, ये पॉइंट ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें और देखते हैं, जैसे कई सारी कंपनी जैसे रॉसनेफ्ट है, इसने सर्टेन स्टेक्स गुजरात बेस्ड वाडिनार रिफाइनरी नयारा एनर्जी जिसे बोलते हैं, तो गुजरात बेस्ड जो वाडिनार रिफाइनरी नयारा एनर्जी है
वहाँ पे उसने सर्टेन स्टेक्स को एक्वायर किया है। जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो भी काफ़ी इसमें लाइक किया गया है, इन द सेंस कि एनर्जी और ये जो रिसोर्सेस हैं इस पे जो रशियन कंपनीज है दे वांट टू इन्वेस्ट ऑल्सो। अब ये कॉरिडोर आप ये फिर भी देखो देखो ये कई कॉरिडोर्स जो है डेवलप हो रही है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ध्यान समझना। देखो एक तो व्लादिवोस्टोक और चेन्नई का कॉरिडोर है, मतलब ये मैरीटाइम कॉरिडोर है, समुद्र का कॉरिडोर है, याद रखना। देखो ये वेस्टर्न पैसिफिक ओशन रीजन है और यहाँ से होते हुए अगर थोड़ा सा जाओगे तो यहाँ से होते हुए मलक्का स्ट्रेट से होते हुए और फिर ये चेन्नई तक जा रहा है। तो एक तो कनेक्टिविटी ये हो रही है। दूसरा देखो आर्टिक रीजन की बर्फ़ पिघल रही है, तो एक कॉरिडोर ये नदर्न सी रूट क्रिएट हो रहा है। अगर आप ऐसे देखोगे तो ये पूरी कनेक्टिविटी आप देखो, यहाँ से अगर पूरी कनेक्टिविटी है तो आराम से जो है आप कह सकते हो कि यहाँ पे पूरा यूरोप तक भी रीच किया जा सकता है, पूरा चाइना रशिया ये पूरा रीजन की कनेक्टिविटी स्टैब्लिश हो सकती है। अभी जैसे मान लो एक रूट इंपॉर्टेंट आपका रहता है, जैसे ये जो इलाका है रेड सी वाला इलाका, अब यहाँ पे यमन और हौतीज़ रिबेल बहुत ज़्यादा हमला कर रहे हैं, तो अपने आप ये जो रूट है ये इतना पॉपुलर नहीं रहेगा, कई चैलेंज हो गए, लोग अल्टरनेटिव ढूंढेंगे कि कैसे रीच किया जाए। तो ये इंटरनेशनल अगर ट्रेड रूट बदल जाएगा, जैसे अब सपोज करो कि हाईवे है, अब उस हाईवे से मूवमेंट आपका हो रहा है तो आसपास के जो गांव हैं उनकी कमाई होगी, मतलब लोग अपना होटल खोल लेंगे, कुछ अपना एक्टिविटीज़ रहेंगी, ज़मीन महंगी हो जाएगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी। मान लो उस हाईवे में कोई भी जनरल सेंस में बात करें तो अगर हाईवे में कुछ गाड़ियाँ ही मूव नहीं कर रही, मान लो कुछ ऐसी स्थिति आ गई जिससे कि बिल्कुल मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो अपने आप सारी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी। बोले यहाँ तो गाड़ियाँ ही नहीं आती, कोई मतलब ही नहीं है, तो लोग उस रास्ते से जाने से डरेंगे, मान लो लॉ एंड ऑर्डर इशू कुछ ऐसा है। तो ये क्या है, नए रूट्स जनरेट होंगे, जहाँ नए रूट्स जनरेट होंगे नई कनेक्टिविटी जनरेट होगी, नई प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, उस पर व्यापार बढ़ेगा और जिन जिन देशों को कनेक्ट करेगा अपने आप वो इकोनॉमिक सेंस में पावरफुल होते चले जाएंगे। तो ये नए रूट्स डेवलप हो भी रहे हैं। आर्टिक रीजन का नॉर्थ सी रूट भी आपको याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं, देखो इथोपिया के अंदर लैंडस्लाइड आया है, ठीक, ये लैंडस्लाइड। अब देखो यहाँ पे टॉपिक छोटा सा आया है, अब ये कोई मतलब आपसे ये कोई यूपीएससी में नहीं पूछेगा कि भाई कहाँ पे आया था लैंडस्लाइड, क्या हुआ वहाँ पे। अब हमें दो चीज़ें जाननी है, जो यूपीएससी का लेवल है वो दो चीज़ें जाननी है। एक तो केंचो साचा गॉज्डी, ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, मैपिंग का देख लेते हैं फिर आगे जो बात है वो देख लेते हैं। एक तो आपको जानना है गोफा जोन, ठीक है, मैपिंग के लिए। अब मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आप फिर ये मैं बता रहा हूँ कि आप कहीं पूरे यूट्यूब में सर्च कर लेना, अगर आपको किसी ने गोफा जोन बताया हो, मेरे सेशन से पहले अगर किसी ने भी इस चीज़ को पढ़ाया है, आप मुझे स्क्रीनशॉट शेयर कर दो, एक कोर्स में मैं आपको फ्री में एंट्री करा दूंगा, ठीक है। आई नो कि कौन क्या कवर करता है, मतलब आई अंडरस्टैंड दस थिंग कि वो लोग क्या कवर करते हैं, जल्दी मतलब करते क्या है, मतलब वो यू कैन अंडरस्टैंड दैट थिंग, है ना, इस पर मैं कुछ और नहीं कह रहा। बट आप देखो गोफा जोन आपको आइडिया होना चाहिए। अब यूपीएससी कहाँ रीच कर सकती है, यूपीएससी दो लेवल पे रीच कर सकती है। एक तो लैंडस्लाइड है, अच्छा ये भी हो सकता है कि लैंडस्लाइड के लिए फैक्टर्स क्या रिस्पॉन्सिबल है, ये भी यूपीएससी रीच कर सकती है, नो डाउट। मतलब पूछ सकते हैं ना कि इथोपिया के अंदर जो लैंडस्लाइड आई वो बहुत लोग मरे हैं, ये तो 250-300 लोग बता रहे हैं मरे हैं, बट पूरा का पूरा मतलब पूरा का पूरा ही जो है वो पूरा मिट्टी में दब गए हैं सब लोग। तो सब, और उसमें दिक्कत क्या हुई है कि जैसे पहले तो कुछ लोग दबे, अब देखा देखी में लोग पहुंच गए कि उनको बचाना है, तो अब उसमें जब वो गए तो और फिर से लैंडस्लाइड हुई, तो जो बचाने गए थे वो भी दब के मर गए, ये बात हुई है सबसे बड़ी, ठीक है। तो गोफा जोन की बात करोगे तो गोफा जोन एक रीजन आप याद रखो। इसके बाद आप देखो ये डिजिबाउती रीजन है, ये थोड़ा सभी मैपिंग देख लेना, सोमालीलैंड है, ये आपका इथोपिया रीजन है, इथोपिया का पूरा इलाका है। थोड़ा मैपिंग में ना इंटरेस्ट डेवलप करो आप, है ना, ठीक है। तो देखो मैपिंग मैंने रिसर्च वाले उससे लिया है, तो ये आपका रशिया है, ये अलास्का किसका, यूएस का बिलोंग करता है। अब यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है, एक तो बेरिंग स्ट्रेट याद रखना है, ठीक है, सेंट लॉरेंस आइलैंड याद रखना है, ये बेरिंग सी याद रखना है, ऊपर बिफोर्ट सी याद रखना है और चुकची सी याद रखना है, ठीक है। तो ये रीजन आपको मैपिंग का क्लियर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब ये रीजन पूरा न्यूज़ में है तो यहाँ पे हमें देखना है कि अच्छा मैपिंग का, जैसे मैच द फॉलोइंग और कुछ ऐसे करके प्रश्न आपके लिए ये लोग फ्रेम कर देंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको कंफर्टेबल होना चाहिए, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है ये टॉपिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। पहला टॉपिक है दैट इज रॉयल ब्यूरियल माउंट्स ऑफ असम नाउ ऑन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो चैरेडियो मॉइडम्स, तो थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे अहोम एम्पायर था, है ना, इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। उसमें उनकी डायनेस्टी में जब कोई मरता था तो उनको इस टाइप से बरी किया जाता था और ऐसा जो है स्ट्रक्चर बनाया जाता था, जैसे है ना ये हट टाइप बना हुआ है पूरा, तो इसी को बोला जाता है दैट इज़
चराइडियोमॉइडम्स। तो ये बेसिकली क्या है, ये माउंट ब्यूरियल सिस्टम है। तो ये थोड़े से पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना। तो क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इनको इंक्लूड किया गया। जैसे पिरामिड ऑफ इजिप्ट, इसी तरीके से जो मॉइडम्स हैं दे आर अर्थन ब्यूरियल माउंट्स। अहोम अंपायर जो कि आसाम को जिसने रूल किया था और काफ़ी समय तक रूल किया था, उसके बाद जब ब्रिटिशर्स ने इन्वेड करके इसको अपने कब्जे में लिया था, तब ये जो अंपायर है इसका आपका खात्मा हुआ था। और ये जो मॉइडम्स हैं, मॉइडम्स अगर बात किया जाए तो बेसिकली क्या है, ये फर्स्ट है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज द वर्ल्ड हेरिटेज साइट। कल्चरल कैटेगरी की बात करें, इससे पहले एक आपकी साइट है नेचुरल कैटेगरी, काजीरंगा नेशनल पार्क एंड मानस नेशनल पार्क, दोनों ही अब टाइगर रिजर्व के रूप में है। तो असम में नेचुरल कैटेगरी के अंदर काजीरंगा और मानस नेशनल पार्क ऑलरेडी है। तो ये जो कल्चरल कैटेगरी, क्योंकि जो यूनेस्को हेरिटेज साइट डिक्लेयर की जाती है तो उसमें कई कैटेगरीज होती है, उसमें एक कैटेगरी आपकी नेचुरल कैटेगरी है और एक कैटेगरी आपका मॉइडम्स, जैसे एक कैटेगरी आपकी कल्चरल कैटेगरी है। तो यहाँ पे आपको याद रखना ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ पे नेचुरल कैटेगरी और कल्चरल कैटेगरी दोनों सेपरेट आपके जो साइट्स हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, वो लोकेटेड है। तो आपको याद रखना है दैट इज़ काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, दोनों ही नेचुरल कैटेगरी के अंदर आते हैं एंड दे आर पार्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मॉइडम्स की बात करोगे तो ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में है एंड दे आर टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन कल्चरल कैटेगरी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, फिलीपीन रेस टू अवॉइड ऑयल स्पिल फ्रॉम संकन टैंकर ऑफ लीमे। तो यहाँ पे एक पॉइंट हमें ध्यान में रखना कि मनीला जो बे है वहाँ पे एक बड़ा एक टैंकर है उसका, वो एक तरीके से मतलब उससे ऑयल काफ़ी सारा जो है वो निकला है। तो ये ध्यान में रखना। तो देखो मैप पे मैंने इंक्लूड किया, तो ये साउथ चाइना सी रीजन है, यहाँ पे साउथ चाइना सी पे ये फिलीपींस है, ये मनीला है, मनीला लोकेटेड है। तो फैक्ट आपको ध्यान में रखना मनीला, इसी के नीचे फिलीपींस के नीचे जो समुद्र है उसका नाम सुलू सी है, इट इज़ कॉल्ड एज सुलू सी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। देख सकते 4th सेंचुरी गाजा मोनेस्ट्री पुट ऑन 4th सेंचुरी गाजा मोनेस्ट्री पुट ऑन एंडेंजर्ड स्टेट लिस्ट, इस पर हमने पहले भी चर्चा कर रखी है। तो सेंट हिलेरियन कॉम्प्लेक्स है। अब इसमें देखो एक टॉपिक निकल गया, तो यहाँ पे सेंट हिलेरियन कॉम्प्लेक्स, तो यहाँ पे सेंट हिलेरियन जो कॉम्प्लेक्स है ये ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री है वेस्ट एशिया के अंदर और ये यूनेस्को लिस्ट में है, वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर है। अब जो युद्ध चल रहा है गाजा में, इजराइल और हमस और इनका जो युद्ध चल रहा है, तो इससे ये पूरी की पूरी जो कॉम्प्लेक्स है जो कि एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो अफेक्ट हो रही है। तो इसमें हाईएस्ट लेवल का प्रोटेक्शन दिया गया, ये उसी का इमेज है, आप देख सकते हो। तो ये क्या है कि इस अभी दिसंबर के अंदर यूनेस्को की जो कमेटी है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी इन द इवेंट ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, तो उसने उसे प्रोविजनल इन्हांस्ड प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया है, जो कि हाईएस्ट लेवल ऑफ इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाती है। अब देखो हमें क्या जानना है, यहाँ पे एक चीज़ ये जानना है कि अगर यूनेस्को ऐसा कर रही है तो आपको मतलब अब यहाँ यूपीएससी का लेवल आ जाता है कि ये तो चलो सभी पढ़ा देंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पे देखो प्रश्न ये आएगा कि अच्छा अगर कोई प्रोटेक्शन कर रहा है तो इसके पीछे कुछ तो होगा, कोई तो कन्वेंशन, कोई लॉ कुछ तो होगा। तो अगर आप रिसर्च करोगे तो इसके पीछे जो कन्वेंशन होता है उसको बोलते हैं हेग कन्वेंशन, 1954 का ही कन्वेंशन है। तो ये 1954 का ही जो कन्वेंशन है यूनेस्को का, जिसे हम हेग कन्वेंशन भी बोलते हैं। अब इस हेग कन्वेंशन क्या है कि अगर युद्ध की स्थिति होती है उसमें जो कल्चरल हेरिटेज साइट्स हैं, जैसे ये जगह है, तो इनके प्रोटेक्शन के लिए कदम उठाया जाता है। अब ये कई चीज़ें हो सकती हैं, आर्कियोलॉजिकल साइट्स, वर्क ऑफ आर्ट, मैन्युस्क्रिप्ट, बुक, कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो उसमें कई प्रावधान है कि अगर मान लो ऐसा युद्ध की स्थिति आती है तो क्या क्या करना चाहिए जिसके माध्यम से प्रोटेक्शन मिल पाए। अब इसका जो लीगल बेसिस है कि भाई यूनेस्को का सारे देश ऑलमोस्ट हिस्सा रहते हैं, तो हेग कन्वेंशन के तहत आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट के समय किसी भी जगह का जो जैसे कल्चरल अगर इंपॉर्टेंस है तो उसका प्रोटेक्शन जो है वो किया जाता है। तो ये चीज़ आपको जाननी है, ठीक है। ये यूपीएससी का लेवल आ जाएगा। अब यहाँ पे आजकल तो जैसे 2024 का जो प्रीलिम्स था तो उसमें तो आसान प्रश्न, मतलब आसान तो क्या, ध्यान नहीं रहते तो वैसे प्रश्न इन्होंने पूछे हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, देखो मैपिंग का प्रश्न यहाँ पे आ जाता है। दिस इज अगेन लिंक्ड विथ मैपिंग। मैपिंग का प्रश्न आपके लिए फ्रेम होता है, दैट इज सेंटोरिनी। तो सेंटोरिनी आपको याद रखना है ये कहाँ लोकेटेड है, किस जगह पे लोकेटेड है, एजियन सी में लोकेटेड, न्यूज़ में, इसलिए थोड़ा जानना है। एंड आप ये भी याद रखना ये एक तरीके से बहुत भयंकर वॉल्केनिक इरप्शन 16th सेंचुरी बीसी में हुआ था जिसने इसको पूरा तबाह कर दिया था, इस आइलैंड को। एजियन सी कहाँ लोकेटेड है, यहाँ पे देखो मैपिंग में थोड़ा सा नज़र बना लो, तो ये मेडिटेरेनियन सी और ये एजियन सी है।
और ये ग्रीस है, इसी का ये आइलैंड है। अच्छा, कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि जो ग्रीस है और टर्की है, इसका एक डिस्प्यूट है, उस डिस्प्यूट का कारण क्या है, एक बार जरूर से हाईलाइट करना। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं। यजीदी कम्युनिटी प्रीलिम्स का है। यजीदी कम्युनिटी क्या है, थोड़ा सा ध्यान में रखना, ये भी आईआर वाले पेज में है। यजीदी कम्युनिटी इथनो रिलीजियस ग्रुप है और ये जो इराक का कुर्दिश रीजन है वहाँ पे है। ये थोड़ा सा याद रखना। यहाँ पे एक 9 वे प्लेन करके एरिया है नॉर्थ ऑफ द कंट्री, मतलब कुर्दिश में, वहाँ पे ये आपके प्रेजेंट है इराक के अंदर, और सीरिया, टर्की, आर्मेनिया के अंदर भी ये जो कम्युनिटी प्रेजेंट है। मैच द फॉलोइंग, और इस कंटेक्स्ट में थोड़ा सा याद रखना है, यजीदी कम्युनिटी के ऊपर काफ़ी बड़ा सा आया हुआ है आईआर का पेज। अगर आप ई पेपर देखते हो आईआर का इंटरनेशनल रिलेशन के कंटेक्स्ट में, तो ये यजीदी कम्युनिटी में, तो एटलीस्ट मैपिंग का थोड़ा सा याद रखना है। देखो एडिटोरियल में जो टॉपिक्स हैं वो मतलब जैसे भी कोई टॉपिक वैसा रहेगा जो हमारे सिलेबस के कंटेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है, वो कवर सारा होता जाएगा। ठीक है, जरूरी नहीं हर चीज़ को हमें कवर करना है। तो पहला टॉपिक देखते हैं मैट्यूर डैम के ऊपर। तो ये अगर आप न्यूज़ थोड़ा सा न्यूज़पेपर का जो न्यूज़ सेक्शन होता है उस पर अगर आप देखोगे तो मैट्यूर डैम के ऊपर सर्टेन बातें लिखी, इसलिए हम इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। तो मैट्यूर डैम बेसिकली से स्टैनली रिजर्वायर भी कहते हैं। कहाँ लोकेटेड है, तमिलनाडु के अंदर आपका लोकेटेड है। ये इरीगेशन प्रोजेक्ट है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इससे की जाती है, वाटर सप्लाई के लिए इंपॉर्टेंट है। किस रिवर पे है, कावेरी रिवर पे है। तो ये दो बेसिक फैक्ट्स आपको ध्यान में रखना है। जैसे मैच द फॉलोइंग टाइप जो प्रश्न है वो आपके लिए फ्रेम हो सकते हैं। सो एक प्रश्न है आपका, सर इसके अलावा कोई टॉपिक ऐसे हैं नहीं जो न्यूज़पेपर में हो? नहीं, कोई भी ऐसे टॉपिक्स देखो, मैं देखो क्योंकि जो सेशन है उसका फ्लो टूटता है, तो मैं एक स्टूडेंट है, उन्होंने पूछा हुआ है कि इसके अलावा क्या पढ़ना है। देखो पढ़ने को तो आप कुछ भी पढ़ सकते हो, बट जो यूपीएससी के लिए रेलिवेंट है वो कवर हो रहा है। वायनाड का जो डेवलपमेंट हुआ है उस पर मैंने कल एक सेपरेट वीडियो बनाया है, आप लोग देख लेना, उस पर प्रॉपर स्लाइड्स हैं, और जो सेशन का पीडीएफ है वो भी मैंने ग्रुप में डाल दिया है। तो वो टॉपिक डिज़ास्टर मैनेजमेंट के कंटेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो आप कह सकते हो कि बहुत ही मतलब बड़ा डिज़ास्टर है, सोचने वाली बात है, क्योंकि इतने सारे मोर देन 100 लोगों की डेथ हुई, ये तो नंबर हैं। और वहाँ पे अगर आप खुद सोचो कि पूरा का पूरा लैंडस्लाइड हुआ तो उसमें कौन ही बचेगा, बहुत मुश्किल है। सो मैट्यूर डैम है, स्टैनले रिजर्वायर इसे बोलते हैं, और किस रिवर पे है ये फैक्ट आपको याद रखना है। कंस्ट्रक्शन मैट्यूर डैम का 1924 में कंप्लीट, 1934 के अंदर इसका कंप्लीट हुआ अंडर द ब्रिटिश राज। इसको पहले सर आर्थर होप के नाम से रखा गया, फिर नाम उसको चेंज भी किया गया। मेन पर्पज़ इसका क्या है कि इरीगेशन से रिलेटेड है। तो एक कॉमन से पॉइंट्स हैं, आप लोग गो थ्रू हो सकते हो। तो यहाँ पे जनरली इस पे प्रश्न कैसे आएंगे, मैं जब वी नो टॉक अबाउट द क्वेश्चन, तो मैच द फॉलोइंग टाइप प्रश्न आपके लिए यहाँ पे फ्रेम हो सकता है, मैं रखना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है चाबहार पोर्ट, जो नितिन गडकरी हैं ऑनरेबल मिनिस्टर, तो उनके एक स्टेटमेंट है, और इस कंटेक्स्ट में चाबहार पोर्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। थोड़ा सा ये टॉपिक आपका इंटरनेशनल रिलेशन का टॉपिक है। तो यहाँ पे अगर आप इस लोकेशन को देखोगे तो यहाँ पे यू हैव दिस चाबहार पोर्ट, इधर देखोगे गल्फ ऑफ ओमान है, ये हमारा देश है, ये पाकिस्तान है। अगर थोड़ा सा और देखोगे तो यहाँ पे एक कॉरिडोर डेवलप हो रहा है। अभी बहुत ध्यान से समझना, अभी जो आईआर का मैं टॉपिक अभी बातें आपसे बोलूँगा ये बहुत अल्टीमेट डिस्कशन है, तो इसको बहुत ध्यान समझना। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये एक कॉरिडोर है। आई होप यू ऑल आर अवेयर अबाउट इट। दिस कॉरिडोर इज कॉल्ड एज चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। एक चीज़ आप ये भी याद है कि एक कॉरिडोर और भी डेवलप किया जा रहा है इस तरीके से, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब एक चीज़ आप समझना, अभी जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं कई सारे भारत में, अगर आप, क्योंकि आप लोग फ्यूचर ब्यूरोक्रेट हो, पॉलिसी मेकर्स हो, तो इस चीज़ को बहुत ध्यान समझना कि जो भी डेवलपमेंट भारत के अंदर हो रहे हैं ना, कि जैसे कभी ट्रेन पलट रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी टेररिज्म कहा जा रहा है कि 600 लोग एंटर कर गए। अब इसका कोई ऑथेंटिक वो नहीं है, बट लोग वीडियो बना के इतना स्प्रेड कर दिए। बट अगर इस टाइप की एक्टिविटी हो रही है, अटैक हो रहा है, इस पूरे के पूरे रीजन में डिस्टर्बेंस मेंटेन करने का प्रयास किया जा रहा है। इसका फैक्टर क्या हो जाता है कि अगर सपोज करो यहाँ पे इलेक्शन हो जाए तो ये चाइना को भी परेशान करेगा, ये पाकिस्तान को भी परेशान करेगा। इस रीजन की स्टेबिलिटी है, ये अगर इस रीजन की स्टेबिलिटी बनती है तो ये पाकिस्तान, जो उसकी अपनी एक पॉलिसी है, और चाइना, दोनों को अफेक्ट करेगा। तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि इस रीजन की स्टेबिलिटी हो, इलेक्शन हो, या जो भी डेवलपमेंट है वो आपका होता रहे। क्योंकि एक तरफ इधर चाइना बात करें तो अक्साई चीन है, तिब्बत को भी चाइना ने अपना हिस्सा बना रखा है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ने पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो कश्मीर रीजन है वहाँ पे भी उसका प्रेजेंस है, उसने उसको होल्ड कर रखा है। तो वो ये चाहते हैं कि ये रीजन भी उनका हो जाए, यहाँ पे अपना प्रेजेंस बनाए, जिससे प्रॉपर जो कनेक्टिविटी है वो बनी रहे। ये है। ऑल्दो कभी फ्यूचर में अगर स्थिति बनती है तो इंडिया नेगोशिएट कर सकता है चाइना के साथ। नेगोशिएट ऐसे कर सकता है कि देखो आप इस पे वो मत करो, हम
हम एक डील कर सकते हैं जिसके तहत ऐसा हो सकता है कि अगर इस रीजन में पूरी स्टेबिलिटी बनी रहती है तो जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कनेक्टिविटी है वो हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं। और हो सकता है कि इंडिया कह दे कि हम अगर पीओके के अंदर प्रेजेंस अपना बढ़ाना चाहते हैं या पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को हम लेना दोबारा से चाहते हैं तो आप इंटरफेयर इसमें मत करो। ये फ्यूचर पॉलिसी है, किसी भी कारणवश जो है फ्यूचर के अंदर देखने को मिल सकती है। लेकिन जितनी भी ये डेवलपमेंट्स हैं उनके पीछे अगर आप थोड़ा कारण समझने का प्रयास करोगे कि अभी जो एक द्वंद्व चल रहा है या युद्ध की स्थिति बनी रहती है या जो भी डिस्टर्बेंस किसी पर्टिकुलर रीजन के अंदर हो रहा है उसके पीछे एक बहुत बड़ा जो फैक्टर है वो डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर्स हैं। अब अगर थोड़ा सा और चीज़ों को समझोगे तो जैसे मान लो इस पूरे रीजन में जैसे मणिपुर में डिस्टर्बेंस है, इसकी वजह से पूरा का पूरा जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है उसका डेवलपमेंट अफेक्ट होगा। भारत की लैंड से कनेक्टिविटी किस तरीके से, जैसे ये रीजन है यहाँ से कनेक्टिविटी है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मतलब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आसियान रीजन के साथ हमारी कनेक्टिविटी, इंडो पैसिफिक रीजन को अगर हम फर्दर एक्सपैंड करना चाहते हैं वहाँ पे अगर बात किया जाए तो वहाँ के लिए इंपॉर्टेंट है इस जगह ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो यहाँ अगर डिस्टर्बेंस होगा तो अगेन ये सारी भारत की जो ऑब्जेक्टिव्स हैं कि हम नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के माध्यम से जो है साउथ ईस्ट एशिया से कनेक्टिविटी अपनी इस्टेब्लिश करना चाहेंगे तो हम उस पर सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। यहाँ डिस्टर्बेंस रहेगा तो कहीं ना कहीं ये कनेक्टिविटी जो है मान लो फ्यूचर के अंदर देखा जाए तो जो कनेक्टिविटी चाइना पाकिस्तान करना चाहते हैं तो वो उस चीज़ को डिले करना चाहेंगे। वो ये चाहेंगे कि अगर सपोज़ करो कि ये कॉरिडोर है, ये कॉरिडोर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को सक्सेसफुल करना है तो इस जगह पे स्टेबिलिटी मेंटेन ना रहे, नहीं तो धीरे धीरे यूएस और मान लो दूसरे जो इंडिया के साथ वाले हैं वो इस जगह पे अपने प्रेजेंस को इंक्रीज़ कर सकते हैं जो कि एक थ्रेट हो सकता है चाइना के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी थ्रेट हो सकता है। तो ये भी एक सोच हो सकती है, देयर इज़ ऑल्सो दिस। बट अगर आप चाबहार पोर्ट की बात करो तो चाबहार पोर्ट इंपॉर्टेंट भारत के लिए इसलिए भी बनता है कि देखो चाबहार पोर्ट है, इधर से ऊपर जाओगे तो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर और सेंट्रल एशिया और फिर आपका रशिया तक हम रीच कर सकते हैं। तो खासतौर से अगर आप चाइना की बात करोगे तो चाइना लगातार जैसे मान लो ये रीजन है तो इस रीजन को ब्लॉक कर रखा है, पाकिस्तान के माध्यम से हम नहीं जा सकते हैं, पाकिस्तान का एक है। इधर देखोगे तो म्यांमार की वजह से ब्लॉक कर रखा है, तो यहाँ पे चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर है और यहाँ पे वो नहीं चाहेगा कि म्यांमार और इंडिया का अच्छा रिलेशन हो, तो जो भी डिस्टर्बेंस कॉज कर सकता है म्यांमार के अंदर या भी वहाँ मिलिट्री रूल उसको कंट्रोल कर ही रहा है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मणिपुर और इन सब जगह पे जो डिस्टर्बेंसेस हैं उसके कई कारण हैं, मतलब एक ठीक है बट आप कारण समझोगे ना तो उसके बहुत मैंने कई बार चर्चा की है, मैं दोबारा नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मणिपुर और जो भी डिस्टर्बेंसेस नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में है उसका एक ऑब्जेक्टिव है, दो एक्सटर्नल पावर्स है उनका जो एक ऑब्जेक्टिव है कि इस रीजन में स्टेबिलिटी किसी भी हालत में नहीं आनी चाहिए। क्योंकि जैसे जापान का प्रेजेंस इस रीजन में बढ़ रहा था, कई सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जापान के द्वारा रन किए जा रहे, तो वो चीज़ भी नाराज़ कर रही थी, कहीं ना कहीं वो चीज़ भी नाराज़ कर रही थी चाइना को। तो ये सब फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं और हम चाहते हैं कि हमारी कनेक्टिविटी बने, हम चाहते हैं कि हमारी कनेक्टिविटी सेंट्रल एशिया से और आगे तक कनेक्टिविटी बने, बट पाकिस्तान के माध्यम से यहाँ ब्लॉक्ड है हम, और इधर देखोगे तो म्यांमार की वजह से ब्लॉक्ड है। तो ये एक फैक्टर है और इस वजह से चाबहार पोर्ट का अपना एक इंपॉर्टेंस बन जाता है। अफगानिस्तान देखोगे तो अफगानिस्तान भी लैंड लॉक्ड है पूरे तरीके से, तो उसका डिपेंडेंसी पाकिस्तान पर बनी रहती है जैसे कराची पोर्ट और इन सब में डिपेंडेंसी बनी रहती है। और इवन ग्वादर पोर्ट है उसको काउंटर करने के लिए भी चाबहार पोर्ट का इंपॉर्टेंस है। अफगानिस्तान के साथ अगर हम अच्छा रिश्ता देखना चाहते हैं तो उसमें भी एक प्रकार से जो डिपेंडेंसी है पाकिस्तान पर वो रिड्यूस हो, तो इससे हमें एक डिप्लोमेटिक एडवांटेज हो रहेगा चाबहार पोर्ट का। तो चाबहार पोर्ट का कई महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स हैं, ध्यान में रखना है। तो एक तो ट्रेड एंड कनेक्टिविटी सेंट्रल एशिया और इन सबसे अगर देखा जाए तो ट्रेड एंड कनेक्टिविटी एक बड़ा फैक्टर है अभी जैसे मैंने आपको बताया। उसके बाद रीजनल कनेक्टिविटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से लिंक करके रशिया ईरान और पूरा आगे तक हम कनेक्टिविटी स्टैब्लिश कर सकते हैं। स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस भी इसका काफ़ी रहता है कि चाइना का जो इन्फ्लुएंस है ग्वादर पोर्ट के माध्यम से उसको काउंटर बैलेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इस रीजन के लिए देखा जाए तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेंट्रल एशिया मिडिल ईस्ट रीजन से कनेक्टिविटी हमारी स्टैब्लिश होगी। एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ईरान और दूसरे जो सेंट्रल एशियन देश है उनसे हम ऑयल ले सकते हैं, नेचुरल गैस ले सकते हैं, ये भी है। और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे डिपेंडेंसी है वो भी आपकी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो सकती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है या गल्फ ऑफ एडन है, बहुत स्ट्रेटजिकली लोकेटेड है। तो ये फैक्ट्स आपको एकदम से याद होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। यूपीएससी ने प्रीलिम्स में भी ऐसे प्रश्न पूछे और मेंस में भी ऐसे प्रश्न लगातार बन सकते हैं। फिर डिप्लोमेटिक रिलेशन की बात किया जाए तो चाबहार पोर्ट की तो जो हमारा एक रिलेशन है ईरान के साथ वो हम मेंटेन करके रखना चाहेंगे। ईरान भी एक अल्टरनेटिव रखना चाहेगा।
जो भी डेवलपमेंट है, ईरान का एक जो प्रेजेंस है मिडिल ईस्ट में वो भी अच्छा खासा है, तो उस कंटेक्स्ट में ईरान के साथ हमें एक डिप्लोमेटिक टाइज मेंटेन करके रखना चाहेंगे। अदरवाइज़ क्या होगा कि जो ईरान चाइना बहुत क्लोज हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल भी ईरान के साथ कनेक्टिविटी या एक रिलेशन डेवलप करके ना रखें, क्योंकि अगर ऐसा अगर हम करते हैं तो अगेन चाइना का जो इन्फ्लुएंस ईरान के अंदर है वो दैट इज़ गोइंग टू इंक्रीज। ठीक है, तो ये कई सारे फैक्टर्स हैं, ये सारे जितने भी फैक्टर्स मैंने बताए ये रिवीजन के लिए मैंने माइंड मैप इंक्लूड कर दिए हैं। इनको आप पीडीएफ में डाउनलोड करके, पीडीएफ अभी मैं आपसे शेयर करूंगा, तो पीडीएफ जो है उसको आप लोग फॉलो कर लेना, और पीडीएफ में जो भी है पॉइंट्स हैं इनको अपना रिवाइज कर लेना। तो काबिनी डैम की बात कर लेते हैं। लेट्स सी अबाउट एंड डिस्कस अबाउट द कबिनी डैम जिसे हम कहते हैं। तो ये कहाँ लोकेटेड है, तो कर्नाटका रीजन में लोकेटेड, अभी न्यूज़ में भी है। एंड किस रिवर में, काबिनी रिवर कौन है, कावेरी रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ये इतने फैक्ट्स याद रखने हैं। बाकी देखो, बाकी इसमें कोई मेंस का प्रश्न नहीं आएगा, बट यू शुड नो। अगर आप थोड़ा सा न्यूज़ वाला पेपर देखोगे, मतलब जो न्यूज़ वाला सेक्शन होता है उसमें काबिनी रिवर मेंशन। अभी मैं न्यूज़पेपर के स्क्रीनशॉट इसलिए नहीं डाल रहा, कॉपीराइट इश्यूज होते हैं। आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट इट कि जो न्यूज़पेपर होता है उसका भी स्क्रीनशॉट यूज़ नहीं करना चाहिए, बट ठीक है, तो ये इसलिए नहीं है, बट यूज़ किया। लेकिन आई थिंक यू शुड नो द टॉपिक्स जो हमारे कंटेक्स्ट में एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं सीन रिवर के ऊपर। अभी ये ओलंपिक की वजह से सीन रिवर न्यूज़ में, अगर आप साइंस वाला पेज देखोगे ना, तो सीन रिवर या इस रिवर के बारे में है, क्योंकि जो मतलब वाटर क्वालिटी और जो भी है थोड़ा पानी का लेवल, ये सब चीज़ों ने जो इवेंट्स है, जो स्विमिंग वाले कुछ इवेंट्स हैं और जो भी पानी वाले जो इवेंट्स होते हैं वो अफेक्ट हुए हैं, वो डिले हुए हैं। तो बारिश हो गई, जैसे ज़्यादा पानी का लेवल बढ़ गया, वाटर अब जैसे पानी बारिश ज़्यादा हो गया तो वाटर की क्वालिटी भी अफेक्ट होती है, इधर उधर के पॉल्यूटेड वाटर भी एंटर कर जाता है। तो इससे जो ओलंपिक के टाइम पे, अभी जो पेरिस ओलंपिक है उसमें जो एक तरीके से पानी की क्वालिटी होनी चाहिए या लेवल है वो उस पर चेंजेस हैं, इस वजह से कई सारे इवेंट्स को डिले किया गया है। तो ये इसलिए न्यूज़ में भी है। और ये सीन रिवर बेसिकली फ्रांस में है, सिटी ऑफ पेरिस से ये फ्लो करती है। कितने किलोमीटर ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये कहाँ से ओरिजिनेट होती, तो लैंग्रेस प्लेटू याद रखना है, हाउते मारिन डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न फ्रांस। तो एक तो बस ये पॉइंट आपको माइंड में होना चाहिए कि ये सोर्स क्या है इसका, दैट इज़ लैंग्रेस प्लेटू। ये आपका सोर्स है, दिस इज़ द सोर्स। सीन रिवर की सोर्स क्या है, दैट इज़ लैंग्रेस प्लेटू। कई सारे रीजन से ये फ्लो करके जाती है, जैसे शैम्पेन एक जगह है वहाँ से भी फ्लो करके ये जो रिवर है आपकी जाती है। एंड ये काफ़ी मतलब अच्छा माना जाता है इसको, इन द सेंस कि काफ़ी टूरिस्ट भी इस पर आते हैं, कई फेमस जगहें भी हैं। उसके अलावा जैसे नॉट्रे डैम, कैथेड्रल, एफिल टावर, ये भी दे आर ऑल्सो लोकेटेड अलॉन्ग द रिवर, ऑल्सो दिस रिवर ओनली। सो जो सीन रिवर है, इट हैज़ प्लेड अ क्रूशियल रोल पेरिस और फ्रांस के डेवलपमेंट में, इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है। तो ये फैक्ट्स थोड़ा सा याद रखना है, सीन रिवर के बेसिक फैक्ट्स यू शुड नो। ये जो कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, क्या आपको कंटेंट प्रॉपर दिख रहा है ना? आई होप आपको कंटेंट विजिबल है और हैबिट बना के रखनी है। और ये भी आप मुझे बताओ, डू यू वांट मी कि मैं आपके सामने आके आपको कराऊं, बिकॉज ये जो कंटेंट है ना, मतलब मुझे नहीं लगता कि बिकॉज कंटेंट इज़ दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। और जो इस टाइप से है तो कंटेंट की विजिबिलिटी बेटर है, आप देख सकते हो। लेकिन ठीक है, आप में से कई लोगों ने रिक्वेस्ट मतलब कहा है इस बारे में, सो लेट्स सी, उसके बारे में भी लाइक वी विल डिस्कस। पॉसिबल अगर होगा तो ये हम लोग करेंगे। लेकिन एक बार आप बताना कि वेदर द कंटेंट एंड वॉइस इज़ क्लियर, आपको समझ में आ रहा है, दैट इज़ मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, और ये प्रॉपर वेल अरेंज्ड कंटेंट है, तो बस आपको डाउनलोड करके इसको पढ़ना है। और सुबह जैसा मैंने आपको बताया कि ये कंटेंट अगर आप पढ़ोगे, इस टाइप का कंटेंट आप रेगुलर पढ़ोगे और प्लस अपने स्टैटिक को स्ट्रॉन्ग करोगे, अपने ऑप्शनल को स्ट्रॉन्ग करोगे, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। आंसर राइटिंग करोगे, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, तो ये बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट देखते हैं बॉस्फोरस स्ट्रेट की बात किया जाए तो ये टॉपिक आपको मिलेगा, इमेज आईआर का पेज देखना, उसमें एक बड़ी सी इमेज बनी हुई है, वहाँ पे ये मेंशन्ड है बॉस्फोरस स्ट्रेट। तो इसे इस्तांबुल स्ट्रेट भी बोलते हैं। एंड ये ब्लैक सी को सी ऑफ मरमरा से कनेक्ट करता है। और कहा जाता है कि एक बाउंड्री है यूरोप और एशिया के बीच में विद द सिटी ऑफ इस्तांबुल। उसके बाद बॉस्फोरस स्ट्रेट इतने किलोमीटर का, इतना मीटर इसका विड्थ है, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है बट लिखा हुआ है, आप देख लेना। इसके बाद यहाँ पे देखो, इंटरेस्टिंग चीज़ आपको थोड़ा सा ये देखना है कि इंटरनेशनल यहाँ पे ट्रैफिक है, बिजिएस्ट वाटरवे इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द बिजिएस्ट वाटरवे के रूप में कंसिडर आपका किया जाता है। एंड यहाँ पे कई सारा ट्रांसपोर्टेशन है, क्योंकि देखो यहाँ से रास्ता जाता है, समुद्री रास्ता है, गुड्स, एनर्जी, रिसोर्सेज, पैसेंजर, और ब्लैक सी पोर्ट्स को
कनेक्ट करता है, जो ब्लैक सी के पोर्ट्स हैं उसको रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कनेक्ट करता है। अब जो हैवी ट्रैफिक है, जैसे आप देखोगे तो यूपीएससी ने पूछा भी है कि स्ट्रेट का रोल क्या होता है, स्ट्रेट का क्या रोल है वर्ल्ड के ट्रेड और इस सब में भी इस साल और पिछले साल भी कई बार पूछा हुआ है। तो एनवायरमेंटल और अर्बन चैलेंजेस, तो हैवी जो ट्रैफिक है, मैरीटाइम ट्रैफिक है, प्रॉक्सिमिटी ऑफ द स्टेट ऑफ टू इस्तांबुल है ना। तो यहाँ पे क्या है कि कई प्रकार के, क्योंकि ट्रैफिक इतना ज़्यादा है तो इसके कई एनवायरमेंटल चैलेंजेस भी देखने को मिलेगा, जैसा पॉल्यूशन जैसी चीज़ें, एक्सीडेंट का रिस्क भी है, जो समुद्री इकोसिस्टम है दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी अफेक्टेड, ये कई चैलेंजेस हैं। और क्योंकि रूट है, जैसे मान लो सिंपल सा एग्जांपल, अगर मान लो कोई हाईवे बन रहा है तो उसके आसपास भी डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, लोग रहना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही जो माइग्रेशन है अलॉन्ग द स्ट्रेट, जो पॉपुलेशन है, डेमोग्राफिक ट्रांसफॉर्मेशन है, वो भी काफ़ी अधिक देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे ये भी याद रखना है कि जो कंट्रोल और रेगुलेशन बॉस्फोरस स्ट्रेट का, ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी से गवर्न होता है जिसका नाम है मॉन्ट्रिक्स कन्वेंशन। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे मान लो कैसे रन करना है, जो भी सर्टेन कन्वेंशन, एक कन्वेंशन है जिसके तहत ये गवर्न किया जाएगा, उसको मॉन्ट्रिक्स कन्वेंशन जो है वो आपका बोलता है। तो ये जैसे वॉरशिप या कमर्शियल वेसल्स पास हो रही हैं, कोई बड़ी लड़ाकू जो जहाज है वो पास हो रही है, या कोई शिप बड़ी सी पास हो रही है, तो वो कैसे पास होगी, क्या रूल्स रेगुलेशन, सारी चीज़ें हैं, वो मॉन्ट्रिक्स कन्वेंशन आपका है जो कि 1936 है, उसके तहत आपका ये गवर्न होता है। तो ये थोड़े पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है ये चीज़ बहुत मैटर करती है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ग्लेशियर टू टूर। अब ये ग्लेशियर टू टूर कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये बेसिकली अगर आप देखोगे, ये जो है ये मॉन्ट ब्लैंक फ्रेंच एल्प्स माउंटेन, जो फ्रेंच एल्प्स है, एक तो साउथ अमेरिका में एल्प्स है, ये फ्रेंच एल्प में माउंट ब्लैंक, वहाँ पे ग्लेशियर लोकेटेड जिसका नाम ग्लेशियर डू टूर करके है। एंड यहाँ पे चैमोनिक्स वैली लोकेटेड है माउंट ब्लैंक के पास। तो ये थोड़े से याद रखना, स्पोर्ट्स इवेंट्स काफ़ी सारे विंटर वाले यहाँ पे होते हैं। एंड यहाँ पे मतलब अभी ये कहा जा रहा है कि धीरे धीरे ये जो ग्लेशियर्स है इसकी मेल्टिंग आपकी हो रही है, सहारा से बहुत सारी जो डस्ट है वो उड़ कर जा रही है मेडिटेरेनियन रीजन को क्रॉस करके, और इस रीजन में इकट्ठा हो रही है, ये भी देखने को मिला है। खासतौर से फ्रांस का जो रीजन है जहाँ पे लोकेटेड है, तो वहाँ पे ये देखने को आपका ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्सेस हैं, तो आप अगर अभी तक हिस्सा नहीं है तो ज़रूर से हिस्सा बने। देखो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग सही चीज़ करें। तो एक तो आप PT 730 है, एग्रीकल्चर ऑप्शनल भी है, ये भी मैं बता देता हूँ। PT 730 इस प्रीलिम्स के कंटेक्स्ट में सुपर 10 साइंस टेक का कोर्स है, सेपरेट हिस्ट्री रिवीजन बैच है, ये सब है। कोड यूज़ करोगे UPSC लाइव, अमाउंट विल रिड्यूस बाय 50%। या आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, क्रैश कोर्स में सब कुछ इंक्लूडेड है। कल भी मैंने काफ़ी सारे लेक्चर, लगभग 60 के आसपास लेक्चर हो चुके हैं। ये पूरा कंटेंट स्टैटिक भी है और 2 साल करंट अफेयर्स भी है। पूरा कंटेंट आप फॉलो करें, पढ़ें, है ना, कहीं से भी पढ़ रखे हो, अगर उन लेक्चर्स को भी देख लोगे दैट विल हेल्प यू अ लॉट। ठीक है, तो ये सब, ये मोर देन 120-130 लेक्चर्स चले जाएंगे, और ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये सब बहुत अच्छे तरीके से करो, लेक्चर ऑलरेडी, बस आपका काम ये है कि उनको आप देखते जाओ, नोट्स बनाते जाओ, पढ़ते जाओ, ये सारी चीज़ें। तो इस सब के लिए UPSC लाइव कोड यूज़ करो, डाउनलोड सौरभ पांडे CSE ऐप। कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, सौरभ पांडे CSE ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस सेशन का PDF आप डाउनलोड देख सकते हैं, दैट इज हिंदू एनालिसिस बाय सौरभ सर फॉर UPSC। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से आप कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरूर से कमेंट सेक्शन में देना। 5M सीरीज में सब चीज़ें कवर्ड हैं। ये मेंस का क्वेश्चन है, डीप सी माइनिंग इज नीडेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ बट नॉट विदाउट कॉस्ट। सो ये भी आप अपने आंसर लिखें, राइट डाउन द आंसर एंड गिव योर आंसर इवेल्युएटेड। अगर आप इफ़ यू आर पार्ट ऑफ आकलन प्लस या फिर एसए के कोर्स का हिस्सा है तो आप यू कैन गेट योर आंसर इवेल्युएटेड। तो मिलता है नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। अब इसमें